एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को जो बहुत प्यार से हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत प्यार से जो हमारा कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट चल रही है, विच इज नथिंग, इट्स डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सब लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे होंगे। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 3 भी अच्छे से कवर कर ली एंड इट्स अवर यूनिट 4 पार्ट 4 वीडियो। बेसिकली ये हमारा यूनिट 4 आज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेक्चर लेंदी होगा क्योंकि यहाँ पे जो 3 टॉपिक्स है काफी लेंदी है, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट लेक्चर होगा। सो बिफोर डाइविंग इन मोर इन दिस लेक्चर, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि रागा, यहाँ पे मैं आपको डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। तो ये हमारी यूनिट 4 का लास्ट पार्ट होने वाला है। अब की ये सबसे ऐसी पहली यूनिट होगी जिसके कम पार्ट्स बने हैं। कोई नहीं, बट आई होप आपको पार्ट्स कम बने या ज्यादा बने वो मैटर नहीं करता, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, कंकरेंसी कंट्रोल एंड डायरेक्टरी सिस्टम। अगेन कॉन्करेंसी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कल का बताया था डेडलॉक, वैसी कॉन्करेंसी कंट्रोल सेकंड नंबर पे आता है, जो मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। बिकॉज मेरे से ना ये वाले दो टॉपिक्स में से बहुत पूछा गया था इन माय वाइवा कि भाई पहले तो आप डेडलॉक बता दो हमें, जो कल मैंने क्वेश्चंस बताए थे। तो मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियो विच इज पार्ट 3 वीडियो आप लोग देख लो, क्योंकि उसमें मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई है जो वाई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। 3-4 क्वेश्चन से जो मल्टीपल टाइम्स मैंने बहुत बार इवन पर्सनली फील किया, रिपीटेटिव पूछे जा रहे, इवन मेरे फ्रेंड से भी पूछे गए। तो आई रिकमेंड कि आप वो लेक्चर देख लो। सेम सेकेंड नंबर पे आता है जो हमारा टॉपिक है विच इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। यहाँ पे भी आपसे यही वाले क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उधर मैं और बता दूंगी। तो आज के हमारे 3 टॉपिक होने वाले, काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज जब भी समझ में आएगा जिन बच्चों ने वो वाला टॉपिक पढ़ रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस, जो मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, जब भी ये वाला टॉपिक समझ में आने, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, बस नाम डिफरेंस हो गया तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। फिर आप लोग कहोगे कमेंट्स में, दीदी आपने तो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो दीदी ने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है। 2 जो टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे हैं वो मैं बता चुकी थी, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, है ना, वो वाली चीज ऑलरेडी वी विल डिस्कस, लाइक जब आई थिंक पार्ट 2 था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वाला आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज वाला टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले आज का लेक्चर समझते हैं और अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज विच वी कॉल DDS। Distributed data storage is a method of storing data across multiple physical sites or node that are connected through a network। याद करो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा, सेम डेफिनेशन थी ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। जी हाँ, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जस्ट रिकैप, ठीक है, जिससे आप थोड़ा और कनेक्ट कर पाओ। बट इन डेप्थ मैं नहीं जाऊंगी, इन डेप्थ आपको मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो में। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, जैसे मेरे पास एक मेरा सिस्टम है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सिटिंग देयर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सिटिंग देयर, दोनों मेरे दोनों हाथ पे बैठे हुए हैं, और हाथ पे बैठे इन द सेंस हाथ पे नहीं बिठाया, समझ रहे हो ना, इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। उन दोनों के पास अपना अपना सिस्टम है। अब जो डेटाबेस मैं कर रही हूँ उनके पास भी वो डेटाबेस है, उनके पास भी डेटाबेस है, तो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट डिस्ट्रीब्यूट किस वजह से हुए? ड्यू टू सम लोकेशन फैक्टर्स, ड्यू टू सम फिजिकल साइट्स वाली, जैसे कि आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, राइट। बट आप कनेक्टेड कैसे हो? थ्रू द नेटवर्क। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सेम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज क्या बोले, एक मेथड है जिसमें आप अपना डेटा को स्टोर कर रहे हो मल्टीपल फिजिकल साइट्स में या नोड्स में, जो आपके कैसे कनेक्टेड है? थ्रू द नेटवर्क। अब मल्टीपल फिजिकल साइट्स क्या होगी कि मेरे एक फ्रेंड बैठा है, उसका लैपटॉप है, दूसरा इधर बैठा है, उसका लैपटॉप है, तो आपका डेटा स्टोर्ड है वहां पे, पर आप डिवाइडेड तो हो गए, पर कनेक्टेड किसके थ्रू हुए? थ्रू अ नेटवर्क। थ्रू अ नेटवर्क आप कनेक्टेड हो,
क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज एक ऐसा मेथड है अपने डेटा को स्टोर करना मल्टीपल फिजिकल साइट्स पे, या नोड्स बोल सकते हो, जो कनेक्टेड किसके, नेटवर्क के थ्रू। Unlike centralized storage where data is kept in a single server, DDS divides, replicates और distribute data across many location. ये centralized storage अगर काम नहीं करता। centralized storage क्या बोलता है कि मैं जैसे हूँ तो मैं बीच में बैठू, पूरा का पूरा डेटा मेरे पास होगा। आप इधर से, मेरे फ्रेंड उठ के आए इधर डेटा दे, आप इधर से आए इधर उठ के दे, पर सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, सारा का सारा डेटा एक तरफ है। अब सोचो बाई चांस सिस्टम क्रैश हो जाए, फेलियर हो जाए, पावर क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके पास सिर्फ एक ही जगह आपका डेटा स्टोर्ड है, राइट? तो पूरा डेटा जाने के चांसेस है। तो यही है, सेंट्रलाइज स्टोरेज की तरह नहीं, जहाँ पे डेटा आपका एक सिंगल सर्वर में, डीडीएस क्या करता है, डिवाइड कर देता है डेटा को, रेप्लिकेट्स मतलब आपकी कॉपी बना देता है डेटा को, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पर्टिकुलर लोकेशंस पे, कि बाई चांस अगर एक में होगा तो दूसरे में वो डेटा रहेगा। इट फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जो हमने पढ़ा, क्लाउड स्टोरेज एंड बिग डेटा सिस्टम्स। ये इसका एक बता रहे हैं कि कैसे काम करती है सारी चीजें। गोल क्या, टू अचीव स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस वेज टू प्रोवाइड डेटा कंसिस्टेंसी। आपको स्केलेबल देना, अवेलेबिलिटी देना, एंड बाय चांस अगर आपका डेटा फेलियर हो जाए वो वाली भी चीज, एंड कंसिस्टेंट रहे आपका डेटा। आई होप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज समझ में आ गया होगा। सेम है ऑलमोस्ट, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कल मैंने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर वो आपने क्लियर होगा ना वो वाला कॉन्सेप्ट, तो चुटकियों में पकड़ लोगे, बोलोगे दीदी एग्जैक्टली सेम है, बस उधर डेटाबेस है यहाँ पे डेटा हो रहा है, खत्म। क्योंकि डेटाबेस और डेटा आर द टू डिफरेंट वर्ड्स, डोंट गेट इट रॉन्ग गाइस, कि आप लोग समझो कि डेटाबेस भी एक है, डेटा एक है। नो, डेटाबेस एंड डेटा आर द टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके, अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगी, इसको मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ टर्मिनोलॉजी में एब्स्ट्रैक्शन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइड करना। यूजर्स एक्सेस डेटा एज इट इज स्टोर्ड लोकली इवन दो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यूजर कब एक्सेस कर पाते डेटा को, जब वो लोकली होगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रखा होगा। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी होती है, अब जैसे मैं यूजर हूँ और भी सारे यूजर है, मैं जो डेटा है मैं उसको स्टोर कर दिया है, और मैं उसको इवन वो मल्टीपल जगह डिवाइडेड भी है, मैं उसको एक्सेस कर पा रही हूँ, बट क्या वो मेरी लोकेशन बता रहा है? नहीं। लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी होती है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी होती है, बहुत सारे यूजर्स हैं, अब उन्हें क्या पता कि उनके डेटा की कॉपी नहीं पता होती। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी होती है, फ्रेगमेंटेशन आपका डेटा स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइडेड है, उनको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो क्या ट्रांसपेरेंसी है कि यूजर को ये पता है कि उनका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पर्टिकुलरली अलग अलग लोकेशन पे, पर उनको ये नहीं पता उनके डेटा की कॉपी बन रही है ना, उनके डेटा की लोकेशन अलग है, उनके डेटा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, नहीं पता। ये क्या आपसे एब्स्ट्रैक्शन रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में। सेकंड आती है रेडुडेंसी, मतलब जो रिपीटेशन हो रहा है वो कम करना, जो कॉपीज रेप्लिकेट्स ऑफ डेटा में एग्जिस्ट अक्रॉस नोड्स फॉर रिलायबिलिटी। क्या जो एग्जिस्ट कर रही रेडुडेंसी, आपने देखा ना मल्टीपल डेटा स्टोर किया जाए तो वो सेम आपका रेप्लिकेट डेटा आ रहा है, ये आपकी रेडुडेंसी यहाँ बहुत बढ़ रही है। फॉल्ट टॉलरेंस, इवन इफ वन नोड फेल्स डेटा कैन बी स्टिल एक्सिस्ट फ्रॉम रेप्लिकेट्स। मैंने बताया ना, बाई चांस अगर एक नोड फेल होती है, सिस्टम क्रैश होता है, पर आपके पास और भी जगह डेटा स्टोर्ड है तो आप कॉपी कर सकते हो। स्कैनेबिलिटी, स्टोरेज कैन ग्रो बाय सिंपली एडिंग न्यू नोड्स। अब बहुत बार डेटा आप रेप्लिकेट डेटा यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स स्टोरेज ज्यादा बढ़ेगा, तो स्टोरेज आपका घिरेगा, जो बढ़ाने के लिए आप और भी अलग अलग नोड्स ऐड कर सकते हो, या मैं बोलूँ फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब लैपटॉप वगैरह फिजिकल साइट्स, वो भी आप यूज कर सकते हो इधर। क्लियर? Consistency ensure that all replicates of the same data reflect the same value, may use strong consistency, eventual consistency, etc. ये इंश्योर करना कि जो डेटा है आपकी, जो रेप्लिकेशन वाले डेटा है, उनमें सब में सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही हो। मतलब बाय चांस जैसे एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 5 है, मैंने पहले अपडेट कर दी थी, x की वैल्यू 5 से हटाकर 10 कर दी थी, तो यहाँ पे भी वैल्यू 10 ही होनी चाहिए। ऐसा ना पुरानी चीजें कर रहा हूँ, नहीं, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, ये कुछ आपके की कैरेक्टरिस्टिक्स है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज। ये क्या कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज की। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज होता है क्या, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज की। सबसे पहले आते हैं डेटा रेप्लिकेशन। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। मैंने बताया ना डेटा रेप्लिकेशन हो रहा है, आपके एक डेटा की बहुत सारी कॉपी बनी और अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है। एडवांटेज इसके हायर अवेलेबिलिटी, फास्टर रीड एक्सेस है, आप हर जगह से उसको अवेलेबल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज क्या, सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड ड्यूरिंग अपडेट्स। जब आपको अपडेट करना होगा तो सिंक्रोनाइज करना कि मेक श्योर करना हर एक जितनी भी कॉपी है डेटा की उसमें सब में अपडेट हो। क्यों? क्योंकि एट लास्ट वी वांट कंसिस्टेंसी, वो वाली चीज। भले ही 1000 कॉपी हो पर जब अपडेशन हो रहा है तो हर जगह अपडेशन होना चाहिए। क्लियर? डेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पीसेस, divided into smaller pieces. Data is split into fragments and stored across sites. Data क्या है, बहुत छोटे छोटे fragments मतलब parts में divide हो जाता है और अलग अलग sites में store होता है। जब भी तो होता है कि इसमें ये पूरा डेटा था, छोटा पार्ट हुआ उधर हो गया, फिर छोटा पार्ट उधर हो गया, वो वाली चीज। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब डिफरेंट रोज को हम टपल्स बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने ये चीज यूनिट 2 में बहुत अच्छे से समझाई टर्मिनोलॉजी, तो क्लियर होगा। डिफरेंट रोज टपल्स स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। यहाँ पे आपका क्या होता है, रोज में डेटा स्टोर होता है, जैसे कस्टमर रिकॉर्ड्स स्प्लिट बाय रीजन। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, आपके यहाँ पे कॉलम्स में स्टोर होता है डेटा, जैसे कस्टमर पर्सन इंफॉर्मेशन वन साइड, ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन अनदर। मतलब एक यहाँ पे पर्सन की हो गई और यहाँ पे उसके ट्रांजेक्शन की हो गई। मिक्स्ड भी होता है हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन, मतलब जिसमें दोनों मतलब वर्टिकल भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है प्लस हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। क्लियर? मिक्स्ड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये क्या है, कुछ टाइप्स होते हैं, आपकी टेक्निक्स होती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड रेप्लिकेशन प्लस फ्रेगमेंटेशन। हाइब्रिड उनका बताया गया है जो आपने पहला था कि यहाँ पे आपके कुछ फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेटेड होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब जो छोटे पार्ट्स उनकी भी कॉपी बनती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यूज फॉर बैलेंसिंग परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। क्लियर? ऑलरेडी कुछ समझ आ रहा होगा, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पढ़ा था उसमें भी यही टेक्निक्स थी, तो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज। फर्स्ट, हाई अवेलेबिलिटी। इफ वन नोड फेल्स, रेप्लिकेट्स इंश्योर कंटिन्यूड एक्सेस। मैंने बताया ना, अगर एक नोड फेल होती है या अगर एक सिस्टम क्रैश होता है, आपके पास डेटा डुप्लीकेट है, आप रीस्टोर कर सकते हो। स्कैलेबिलिटी, इजी टू एक्सपेंड स्टोरेज बाय एडिंग मोर नोड्स। अगर आपको पता है रिप्लिकेशन डेटा हो रहा है तो स्टोरेज आपका घटता जा रहा है, बट आपको स्टोरेज बनानी तो आप क्या कर सकते हो, और अलग अलग नोड्स ऐड कर सकते हो। परफॉर्मेंस, लोकल साइट्स हैंडल लोकल क्वेरीज, लेस नेटवर्क ट्रैफिक। परफॉर्मेंस, अब जो लोकल साइट्स है वो मेक श्योर करें कि लोकल क्वेरीज उन्हें हैंडल करो जिससे कि परफॉर्मेंस बेटर है और ट्रैफिक कम है। रिलायबिलिटी, रेडुडेंसी इंश्योर्स डेटा इज सेफ फ्रॉम हार्डवेयर फेलियर्स। हमेशा मेक श्योर करना जो आपका रेडुडेंसी है, आपका जो डेटा है वो अगर कभी भी फेलियर वगैरह हो तो उससे डेटा सेव रहे। फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट्स बोथ OLTP ट्रांजेक्शंस एंड OLTP एनालिटिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शंस हर तरीके की होने चाहिए कि एक ही पेमेंट गेटवे बना दे, नहीं, मल्टीपल होना चाहिए। और एनालिटिक्स मतलब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कस्टमर को। तो दीज आर सम ऑफ योर एडवांटेजेस ऑफ किसके, DDS। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस, या हम उनको बोलेंगे चैलेंजेस। फर्स्ट आती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इज हार्डर देन सेंट्रलाइज्ड। अब आपको पता है सेंट्रलाइज डेटा में क्या होता है, पूरा डेटा एक ही उस पर आ रहा था, तो आपको क्या था, ये नहीं था कि अब आपको डेटा एक ही बार मैनेज करना था एक ही जगह। अब क्या है, डेटा डिवाइड हो चुका है। अब अगर अपडेट करना होगा तो हर जगह अपडेट करना होगा। क्यों? क्योंकि एट लास्ट वी वांट कंसिस्टेंसी। देखो लिखा भी है सेकंड, कंसिस्टेंसी इश्यूज, इंश्योरिंग और रिप्लिकेट्स स्टे सिंक्रोनाइज्ड इज डिफिकल्ट। मैंने बताया ना, पहले डेटा एक जगह होता था तो आसानी से अपडेशन हो जाता था, अब 1000 जगह बिखरा हुआ है, आपको मेक श्योर करना है जब अपडेशन हो तो सिंक्रोनाइज ढंग से हो और हर जगह अपडेट हो। हाई नेटवर्क डिपेंडेंसी, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन फास्ट रिलायबल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कैसे डिपेंड होगी, फास्ट उस पर, कि अगर अच्छे नेटवर्क हो गए तो अच्छे से आपको मिल जाएगी जल्दी क्वेरी फेच होके आंसर्स। Security risk, more sites, more chances of data breaches. In short, we can say cyber security attacks. Cyber security मतलब आपके पास बहुत सारी साइट्स होंगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका डेटा फेच हो जाए, डेटा क्या बोलते हैं उसको, हैक हो जाए, ठीक है। कॉस्ट, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा हार्डवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी पड़ेगी।
तो these are some of your limitations or we can say disadvantages of DDS. Clear? नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं. फर्स्ट है क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, पता है सबने नाम सुना है. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में गूगल स्पैनर, अमेजोन ऑरेरा, कैसेंड्रा. बिग डेटा फ्लॉट्स में आपके HDFS विच इज हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. ब्लॉकचेन में बिटकॉइन एंड इथेरियम. दीज आर सम ऑफ योर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज यहाँ यूज होता है. क्लियर? आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो. Now we're moving to the very important topic which is concurrency control. की concurrency control क्या होता है? Concurrency control in database management system refers to the process of managing simultaneous transactions such a way that the database consistency is maintained, which allow maximum possible parallelism or concurrent execution. Concurrency control क्या होता है? DBMS में एक ऐसा प्रोसेस है अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे कि T1 ट्रांजेक्शन, T2, T3, T4, T5 एक ही जगह मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे एक ही बार में, तो मेक श्योर करना है कि डेटाबेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है और जितने भी लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ढंग से प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो. Since many users and application can access the database at the same time, concurrency control ensures that कि एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस आर प्रेजेंट. क्योंकि कॉन्करेंसी कंट्रोल ये मेक श्योर करते हैं, क्योंकि देखो ऐसा रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं होती कि हमारे पास जैसे एक डेटाबेस है उसको सिर्फ एक ही जना कर पाएगा यूज. नहीं, एक डेटाबेस है बहुत सारे लोग एक टाइम पे यूज कर सकते हैं, हजारों लोग यूज कर सकते हैं एक टाइम पे. तो मेक श्योर करना कि जितने भी ट्रांजेक्शंस एक बार में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक तो ओवरलैप ना करें, और अगर हुए हैं तो पूरे के पूरे एटॉमिसिटी वाला जो रूल है वो फॉलो करें, विच इज सॉरी एटॉमिसिटी बोल दिया, एसिड प्रॉपर्टी वाला रूल है विच इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, हर एक चीज वो क्या करे, फॉलो करे. अगर ट्रांजेक्शंस एक ही बार में सारे के सारे हो रहे तो मेक श्योर हर एक चीज वो फॉलो अप कर रहे हो. नो एनॉमलीज, कोई एनॉमलीज ना हो, लाइक लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड्स, अनप्रेडिक्टेबल रीड्स, अगर कोई एरर ना है. ट्रांजेक्शन अपीयर as though they are executed one after another serially even if they executed concurrently, which is very important. देखो वो ये बोल रहा है इंश्योर कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या बोल रहा है. देखो ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, जैसे छोड़ो नहीं दिखाते, चलो दिखा देते, ठीक है. बेसिकली दिस इज योर डेटाबेस. ओके, बेसिकली दिस इज माय पैन, लाइक पैन राइटर वगैरह, ठीक है. हाँ, तो ये क्या आपका एक डेटाबेस है, राइट. अब क्या हो रहा है, अब ऐसे किसी बुक में नहीं लिखा है कि सिर्फ एक ही डेटाबेस को एक ही जना एक्सेस करेगा एक टाइम पे. नहीं, हर कोई एक्सेस कर सकता है, फ्रीडम है, किसी को भी कोई नहीं रोकेगा. तो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आए जा रहे और करे जा रहे एग्जीक्यूट, बट एक के बाद एक नहीं हो रहा है साइमल्टेनियसली. मतलब T1 भी कर रहा है तो T5 भी कर रहा है, मतलब सारे देख रहे हो, T1 कर रहा है, T2 कर रहा है, सब एक साथ कर रहे हैं. अब इसमें क्या होती है, दो कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है, या तो ओवरलैप हो जाएगा या वो ट्रांजेक्शन पूरा होगा ही नहीं, ट्रांजेक्शन नो. तो यही मेक श्योर करता है आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल की जो भी ट्रांजेक्शन हो सारे एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करें, ठीक है. कोई भी नो एरर, कोई एनॉमली ना आए, सारे के सारे एग्जीक्यूट हो. एंड मेक श्योर भले ही साइमल्टेनियसली हो रहे हो, बट ऐसा दिखना चाहिए कि सबसे पहले T1 हुआ है, फिर T2 हुआ, फिर T3 हुआ, मतलब सीरियल वाइज दिखना चाहिए. भले ही एक साथ हो रहे हैं बट नहीं, हमेशा कैसे दिखना चाहिए कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट हुआ है. ये किसका काम होता है, ये होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल का. कि मतलब भीड़ आ रही है, मैं उसको अच्छे से हैंडल ओवर करूंगा. एक तरीके से पुलिस बोल सकते हो आप. जब भीड़ आ रही होती है तो पुलिस मैनेज करते हैं कि बोलते हैं नहीं हम मैनेज करेंगे और एक के बाद ही सब जाएंगे. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कॉन्करेंसी कंट्रोल इज. आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना बड़ा कोई डाउट नहीं होगा, बहुत छोटी सी चीजें समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल की क्यों जरूरत है. Simultaneous access. Multiple users transactions may access and update the same data at the same time. क्योंकि बहुत सारे transactions हो रहे होते हैं एक टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा होता है. उस चीज को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, concurrency कंट्रोल चाहिए. Data inconsistency without control, concurrent transactions can lead to incorrect results. Example, two users withdrawing money at the same time from the same account.
अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दोनों पर्सन एक ही सेम अकाउंट से मनी निकाल रहे हैं, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसने विड्रॉ करा है और किसने क्रेडिट करा है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मेंटेन करना आइसोलेशन इंश्योर्स दैट वन ट्रांजैक्शन इंटरमीडिएट स्टेट इज नॉट विजिबल टू अदर्स, वेरी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वी कैन से, कि मेक श्योर करना कि भले ही मैंने ट्रांजैक्शन करा सामने वाले को ना दिखे कि उसने मैंने अभी ट्रांजैक्शन करा, ये हाइड करना। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको पता चलता है कितने लोगों ने एट द सेम टाइम उसमें ट्रांजैक्शन करा है, नहीं करता। तो यही क्या, आइसोलेशन मेंटेन करना। यहीं पर सारी की सारी एसिड प्रॉपर्टी अपनाई जाती है। रियल वर्ल्ड में देखोगे तो एसिड प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो अप होती है फॉर अ गुड प्रैक्टिस। एनॉमलीज को अवॉइड करना, जैसे लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, फैंटम रीड, इन सबको क्या करना, अवॉइड। एरर्स आ जाते हैं। क्लियर? तो पता चल गया कि हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल की क्यों जरूरत है। अब आती कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स, एनॉमलीज, ये जो मैंने बताई ये प्रॉब्लम्स ये कैसे आ सकती है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले लॉस्ट अपडेट, व्हेन टू ट्रांजैक्शन अपडेट द सेम डेटा आइटम एंड वन अपडेट इज ओवररिटन बाय अनदर। मैंने बताया ना, जैसे T1 ट्रांजैक्शन हो रहा है, T2 ट्रांजैक्शन हो रहा है एक डेटाबेस में। T1 ने ट्रांजैक्शन किया और T2 ने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन किया बट T1 के ट्रांजैक्शन के ऊपर कर दिया। तो इससे पता चला कि T1 का ट्रांजैक्शन तो कभी हुआ ही नहीं था, उसने ओवरराइट कर दिया। जैसे मैंने लिखा राशि, कोई दूसरा आता है वो लिख देता है, क्या लिख देता है, कोई नाम बताओ यार, नेम ही लिख देते हैं, नेम लिख दिया, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगर दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम पे हो रहे हैं तो अगर व्हेन वन अपडेट इज ओवररिटन बाय अनदर, दूसरे वाले ट्रांजैक्शन उसको ओवररिटन कर देगा। क्लियर? एग्जांपल से समझो, से T1 का बैलेंस है 1000 और T2 का भी बैलेंस 1000 है, राइट। अब T1 ने विड्रॉ करे तो बैलेंस कितना बचा, 800 बचा। T2 ने भी विड्रॉ किया तो बैलेंस क्या बचा, 700। बट T1 का जो अपडेट है लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि T2 ने T1 के ऊपर क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। इसी सेम प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, लॉस्ट अपडेट। क्लियर हुआ? ये एक प्रॉब्लम होती है कॉन्करेंसी कंट्रोल की। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं यूज करोगे तो ये वाली आप लोगों की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका डर्टी रीड, अ ट्रांजैक्शन रीड्स अनकमिटेड चेंजेस मेड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दूसरे के जो अनकमिटेड चेंजेस होते हैं, मतलब जिसने अभी तक करे नहीं होते। जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड ट्रांजैक्शन करी, मैं भी करी, बट मैंने देख लिया कि भैया उसके अभी 700 रुपये नहीं कटे हैं, तो ये अनकमिटेड चेंज देख लेना। जैसे एग्जाम्पल से समझो, T1 ने अपडेट करी सैलरी 50 से 60,000 बट कमिट नहीं हुई अभी। T2 ने रीड कर ली सैलरी की, अच्छा T1 के पास 60,000 रुपए आए हैं, और तुरंत T1 ने उसको वापस ले ली, रोल बैक कर लिया। T2 ने क्या कर दी, डर्टी वैल्यू, मतलब ये तो चीटिंग वाला काम हो गया ना, तूने मेरे पेपर में से कैसे देखा, आई हैव गिवन द एग्जाम, तूने मेरे पेपर में से कैसे देख लिया। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी रीड। क्लियर? नेक्स्ट आता है नॉन रिपीटेबल रीड, a transaction reads the same data twice but gets different result because another transaction updated in between। मतलब देखो, अब ये वाली चीज हो गई, जैसे मैं पेपर में लिख रही हूँ, भाई मैं पेपर दे रही हूँ, मैंने अपने दोस्त के में से देखा कि अच्छा इसका आंसर ए है, मैंने ए पे टिक लगा दिया। फिर मैंने 5 मिनट रुकी, फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा अब तो उसने बी कर दिया, चलो बी कर देते हैं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है आपकी नॉन रिपीटेबल रीड में। क्या बोल रहे हैं, अ ट्रांजैक्शन रीड द सेम डेटा ट्वाइस, आपका एक ट्रांजैक्शन उसने सेम डेटा को 2 बार पढ़ा है बट गेट्स डिफरेंट रिजल्ट, हर बार उसको नए रिजल्ट मिले हैं, क्योंकि जिसका वो देख रहा था उसने बीच में अपडेट कर दिया। जैसे T1 का बैलेंस है 1000, T2 ने डिपॉजिट करे 500, तो बैलेंस होना चाहिए था 1500, कमिट कर दिया। तो T1 ने पहले बैलेंस शीट किया, अच्छा 1500 है, ठीक है। T1 से डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम क्वेरी, बट अब T1 ने दोबारा जब भी देखेगा तो उसको नई दूसरी क्वेरी के लिए देखेगा, उसको वैल्यू अलग मिलेगी। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नॉन रिपीटेबल रीड इज। क्लियर ये वाली प्रॉब्लम भी। नेक्स्ट आती है आपकी फैंटम रीड, अ ट्रांजैक्शन री एग्जीक्यूट अ क्वेरी एंड फाइंड न्यू रोज इंसर्टेड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। मतलब आपका एक ट्रांजैक्शन है, उसने एक क्वेरी लिखी थी बट अब उसने वो जो क्वेरी लिखी है वो दोबारा एग्जीक्यूट करवाई और उसे पता चला कि न्यू रोज इंसर्टेड हो गई, किसी दूसरे ट्रांजैक्शन ने नई रो इंसर्ट कर दी है। जैसे T1 ने एग्जीक्यूट करी क्वेरी सेलेक्ट टेस्टिंग ऑपरेटर फ्रॉम एम्प्लॉइज वियर डिपार्टमेंट IT इक्वल टू 5 रोज। आप मुझे एम्प्लॉइज वाली टेबल में से सारे के सारे डिपार्टमेंट दे दो जो IT वाले हैं। तो T2 ने इंसर्ट कर दिया एक न्यू IT एम्प्लॉय, अब उस समय तो 5 रो थी,
5 रो थी, बट जब T2 ने एक और इंसर्ट कर दिया, जब T1 ने क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट की तो उसे मिली 6 रोज। यानी कि फैंटॉम रीड क्या बोलता है, मेरे पास एक क्वेरी थी, जैसे ही मैंने उसको दोबारा रन करी तो मुझे नया रो मिल गया, क्योंकि मुझे एक नए जो ट्रांजेक्शन था उसने रो इंसर्ट कर दी। क्लियर? तो दिस इज फैंटॉम रीड। क्लियर हो रहा है? हर एक एनॉमलीज, हर एक एरर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आई होप लेक्चर लंबा होगा बट वर्थ इट होगा, मैंने शुरुआत से बोला बिकॉज हर एक चीज डिटेल में चल रही है। Now we move into the next topic which is goals of concurrency control. Goals क्या होते हैं? Maintain serializability, result equivalent to serial execution. मतलब serializability maintain करना कि जो पहले रिजल्ट था उसी के बराबर वाला रिजल्ट हो, अब चेंज ना हो जाए। Increase concurrent transaction execution for efficiency. Make sure करना जो concurrent transaction हो वो efficient रहे, कोई डेटा ओवरलैप ना करे और सबको अपना अपना डेटा दिखे। प्रिवेंट करना डेडलॉक एंड स्टारवेशन, जो भी आप पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में। गारंटी करना डेटाबेस की कंसिस्टेंसी, मेक श्योर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। कंट्रोल कैसे कर सकते हो? सबसे पहला आता है आपको लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स की। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपना लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल है, विच मीन्स लॉग्स प्रिवेंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन फ्रॉम एक्सेसिंग द सेम डेटा आइटम साइमल्टेनियसली इन कॉन्फ्लिक्टिंग मोड्स। तो लॉग क्या करता है, जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक ही बार में हो रहे होते हैं ना सेम डेटा आइटम पे, मतलब आपके सेम डेटा आइटम है, T1 कर रहे हैं, T2 कर रहे हैं, T3 कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक टाइम पे आ रहे होते हैं, तो उन कुछ ट्रांजेक्शन को वो लॉक कर देता है जिससे कि आपका क्या हो कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स ना अराइज हो। तो क्या करते थे, लॉग्स प्रिवेंट मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। तो कुछ ट्रांजेक्शन को वो लॉक कर देता है सेम डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट आपके हट जाए, मतलब ना हो। अब इसमें कितने तरीके के लॉग्स होते हैं? सबसे पहला आता है शेयर्ड, विच वी आल्सो कॉल्ड एस लॉग, अलाउज मल्टीपल रीड एक्सेस नो राइट। तो वो बहुत सारे जो एक्सेस करने होते हैं या कुछ लिखना होता है उनको अलाउ करता है। एक्सक्लूसिव लॉग विच वी कॉल्ड एक्स लॉग, ये क्या अलाउ करता है, रीड राइट बट ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड इट। इसमें क्या है, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आपके रीड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, बट नो राइट, कोई राइट नहीं करेगा, सिर्फ आप पढ़ लो, एक्सेस कर लो, लिखोगे कुछ नहीं। एक्सक्लूसिव में क्या है, आप रीड कर लोगे, क्या कर लोगे, रीड भी कर लोगे प्लस लिख भी लोगे, राइट भी कर लोगे, बट सिर्फ और सिर्फ आपका एक ट्रांजेक्शन ही होल्ड करेगा। टू फेजेस लॉग में क्या होता है, ग्रोइंग फेज होता है, ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स ऑल लॉग्स। श्रिंकिंग फेज में ट्रांजेक्शन रिलीज लॉग्स, यहाँ पे सारे लॉग्स लग जाते हैं जो आपके एस लॉग को एक्स लॉग को, यहाँ पे आपके रिमूव हो जाते हैं। एंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियबिलिटी बट मे कॉज डेडलॉक, इसमें डेडलॉक के चांसेस होते हैं क्योंकि आप एक ट्रांजेक्शन करो, वेट करो कि पहला वो खत्म होगा जब भी मैं दूसरा ट्रांजेक्शन भेजूंगा। तो आई होप सो आपको चीज हिट कर गई होगी। ये कंडीशन किसकी होती है, डेडलॉक की कंडीशन होती है। कल मैंने बहुत डिटेल में बताया कि डेडलॉक क्या होता है, तो कल डेडलॉक में हमने यही डिस्कस करा था। तो क्या करता है लॉग वाला, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करता है, जब बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम डेटा आइटम को मतलब एक्सेस कर रहे होते तो कुछ पे वो ट्रांजेक्शंस में लॉक लगा देते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। बहुत तरीके के लॉक होते हैं। एस लॉक हो गया जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो बट कोई राइट नहीं कर सकते हो। एक्स लॉक में क्या, रीड राइट कर सकते हो बट एक ट्रांजेक्शन होल्ड करेगा। टू फेज लॉकिंग में क्या है, ग्रोइंग फेज में सारे के सारे आपको लॉक्स लग जाते हैं, श्रिंकिंग में नाम से पता चल रहा है कि रिलीज हो जाते हैं। बट इस वाले लॉक में सबसे ज्यादा चीज का क्या खतरा है कि भैया डेड लॉक का बहुत ज्यादा इशू, डेड लॉक हो सकता है। नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ईच ट्रांजेक्शन गेट अ यूनिक टाइम स्टैम्प व्हेन इट्स स्टार्ट। जब मैंने बताया था ना, जैसे T1 स्टार्ट होगा तो उसको टाइम स्टैम्प मिल गया कि अच्छा आप इस समय से स्टार्ट हुए, तो जैसे जितनी भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगे सबको एक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ओल्डर ट्रांजेक्शन स्मॉलर टाइम स्टैम्प गेट प्रायोरिटी। जो पुराने ट्रांजेक्शन होंगे जिनका टाइम स्टैम्प कम है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी विदाउट डेडलॉक्स। यहाँ पे डेडलॉक का चांस होगा, क्यों, क्योंकि एक के बाद एक आता जा रहा है, वेट नहीं हो रहा है। वहां पे वेट हो रहा था कि भैया पहले खत्म होगा जब मैं दूसरा होगा, बट यहाँ पे वेट नहीं है क्योंकि हर किसी को क्या टाइम स्टैम्प मिल गया। बट मे कॉज कैस्केडिंग रोलबैक्स। कैस्केडिंग रोलबैक्स हो सकते हैं, बाई चांस वो नहीं हुआ तो उसको अंडू करना पड़ेगा, अंडू रीडो वाले ऑप्शंस। तो इसमें क्या है, जो पुराने ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो आपके ओल्डर ट्रांजेक्शंस हैं प्लस जिनकी स्मॉलर टाइम स्टैम्प है, स्मॉलर टाइम स्टैम्प है, तो उनको क्या मिलती है, उनको हम देते हैं लोअर प्रायोरिटी, उनको क्या लोअर प्रायोरिटी मिलती है। क्लियर?
अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट फ्रीली विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना टाइम स्टैम्प की, ना लॉक्स की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आजादी से घूमो। एट कमिट टाइम सिस्टम चेक्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, बट हाँ जब कमिट हो रहे होंगे ट्रांजेक्शन उस टाइम पे सिस्टम चेक करेगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। उससे पहले आप आजादी से घूमो, कोई दिक्कत नहीं, बट जब कमिट वाली स्टेज आएगी जब सिस्टम चेक करेगा। इफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो एक ट्रांजेक्शन आपका रोल बैक हो जाएगा, हट जाएगा, पीछे आ जाएगा। बेस्ट सूटेड हो द सिस्टम विद लो कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी। उन सिस्टम्स के लिए सबसे बेस्ट है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम है। कोई नहीं बोलेगा कि आप ये करो वो करो, आप आजादी से घूमो, बट जब सिस्टम में आप कमिट करने जाओगे उस टाइम पे आपका एक बार चेक होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक ट्रांजेक्शन और बैक हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल। मेंटेन्स मल्टीपल वर्जन ऑफ अ डेटा आइटम। बहुत जो डेटा आइटम के मल्टीपल वर्जन होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। रीडर्स एक्सेस ओल्ड कमिटेड वर्जन, नो ब्लॉकिंग। जो रीडर्स होते हैं उनके पुराने वर्जन दिख जाते हैं, कोई ब्लॉक नहीं किया जाता। राइटर्स क्रिएट न्यू वर्जन। राइटर जो होते हैं नए वर्जन लिख सकते हैं, जिसको हम पोस्टग्रेसक्यूएल और ओरेकल में यूज करते हैं। मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब यही है, जो आपके डेटा आइटम्स होते हैं हम उनको मल्टीपल वर्जन में देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। ट्रांजेक्शन यहाँ पे 3 फेजेस में जाता है। सबसे पहला रीड फेज, ट्रांजेक्शन रीड करते हैं सारे के सारे डेटा विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। वैलिडेशन फेज में चेक करते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी वायलेट तो नहीं हो रही है। अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, तो मेक श्योर प्रीवियस वीडियो आप देख लो, ठीक है। राइट फेज क्या होता है, अगर वैलिड है तो अपडेट्स रिटर्न हो जाएंगे, वरना नहीं है तो आपके क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे से आपकी टेक्निक्स हैं। आई होप क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपके लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। बहुत सिंपल है, लॉग्स लगते हैं यहाँ पे। आपके टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाता है, राइट। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल में क्या होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट सिस्टम जब कमिट करने जाओ तो उस टाइम पे सिस्टम चेक करता है। मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल में क्या होता है, डेटा आइटम्स के मल्टीपल वर्जन होते हैं तो कोई ब्लॉकिंग वगैरह नहीं होती। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या, यहाँ पे 3 फेजेस में गुजरता है, जिसमें रीड होता है, फिर वैलिडेशन किया जाता है, फिर राइट फेज होता है। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे, बट अगर तब भी कोई क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आराम से पहले वीडियो को एक बार फिर देख लेना, अगर भी कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, क्लियर। नेक्स्ट आता है डेडलॉक इन कॉन्करेंसी कंट्रोल। अब डेडलॉक कैसे आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल में, क्योंकि हमें पता है डेडलॉक आएगा, क्योंकि यहाँ भी वेट हो रहा है। जहां वेट का नाम आ गया, आंख बंद करके बोल दो भैया, जहां वेट का नाम है वहां पे क्या है, डेडलॉक है। तो डेडलॉक कैसे, When 2 or more transactions wait for each other locks, मैं बताया था लॉक्स में आता है जब एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन वेट कर रहे होते हैं लॉक्स का और कोई प्रोग्रेस नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या आता है, आपका डेडलॉक आता है। कौन कौन से डेडलॉक प्रिवेंशन, असाइन प्रायोरिटीज, प्रीएम्प्ट ट्रांजेक्शन, कैसे अवॉइड कर सकते हो, प्रायोरिटी दे दो, ट्रांजेक्शंस की टाइम दे दो, टाइम स्टैम्प्स दे दो, उससे बच सकते हो। अब डेडलॉक को डिटेक्शन कैसे, कल बताया था मैंने, वेट फॉर ग्राफ साइकिल से आप कर सकते हो। अवॉइडेंस भी बताई थी, बैंकर्स एल्गोरिथम प्रीवियस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताओ, और ये भी बोला था कि भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और देखो रिपीट हो रहा है, तो आई होप समझ आ रहा होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो मैं ये बोलूंगी कि प्रीवियस वीडियो से देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क डिलेज, फेलियर्स इन मल्टीपल साइट्स। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बहुत डिफरेंट साइट्स पे है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाएगा और फेलियर के भी चांसेस होता है। रिक्वायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग्स, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड 2 फेज लॉकिंग। आपको हर जगह कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी कि बाई चांस कोई दिक्कत हो तो वो चीज सॉर्ट हो जाए। अब एडवांटेजेस क्या है कॉन्करेंसी कंट्रोल के, मेंटेन करना डेटा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंश्योर करना आइसोलेशन अमंग ट्रांजेक्शंस की, जैसे T1 ट्रांजेक्शन कर रहा है तो पता ना चल जाए कि T2 ने भी ट्रांजेक्शन करा है, आइसोलेशन वाली चीज। इंक्रीज करना सिस्टम का थ्रूपुट विद सेफ पैरेललिज्म। थ्रूपुट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पूछा जाता है ये टर्म वाइवा में, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब आपको वो कितना रिजल्ट दे रहा है, कितना आउटकम दे रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज करना सिस्टम का रिजल्ट, कि वो सिस्टम ज्यादा रिजल्ट दे, क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि हमें भैया सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस नहीं चाहिए। प्रिवेंट करना एनॉमलीज लाइक लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, बताया कैसे, वो वाली चीज। तो देखो ये बहुत सिंपल सी है, ये मैं सोची दी से रीड करी जा रही है तो हम भी कर लेंगे, क्योंकि देखो मैंने बहुत अच्छे से जो चीजें रीड कर रही हूँ ना कहीं ये यूनिट्स में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ
कि वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं आया समझ में तो भी कमेंट्स में पूछो, मैं आंसर जरूर दूंगी। पर हाँ, पहले खुद से ट्राई मारोगे जब ही, ऐसा नहीं है कि एक बार में नहीं आया समझ में चलो दीदी को कमेंट लिख देते हैं, ओके आई एम ओके विद दैट, मैं उसमें भी हेल्प करूंगी, बट मैं उन लोगों के साथ ज्यादा खुश होंगी कि भैया एक बार उसने एफर्ट मारा है, वो वाली चीज। नेक्स्ट टाइम लिमिटेशंस देख लेते हैं हम एक बार। मे कॉज डेडलॉक, जो सबको पता है कि डेडलॉक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो डेडलॉक वाली कंडीशन तो है ही। कैन लीड टू ट्रांजेक्शन रोलबैक्स, जो ये भी चीज होती है जहां डेडलॉक आ रहा है वहां रोलबैक भी आएगा। लॉकिंग ओवरहेड, स्लोएस्ट परफॉर्मेंस, जो स्लो परफॉर्मेंस करे हम उसको लॉक कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उनमें कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि नेटवर्क का इशू आ जाता है, फेलियर का इशू होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ योर लिमिटेशंस, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक पे, विच इज डायरेक्टरी सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब डायरेक्टरी सिस्टम क्या होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में? In a distributed database management system, which we call DDBMS, data is stored at multiple sites connected by a network. हमें पता है डेटा आपके बहुत ज्यादा साइट्स पे रहता है, तो वो किससे कनेक्ट होता है? थ्रू दी नेटवर्क। टू एफिशिएंटली लोकेट एंड एक्सेस डाटा, अगर आपको अच्छी तरीके से डेटा को लोकेट करना और एक्सेस करना है तो सिस्टम रिक्वायर करता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब आप एक फाइल बोल सकते हो, अ टाइप ऑफ कैटलॉग और इंडेक्स दैट कीप्स मेटा डाटा अबाउट। आपकी एक फाइल होती है मेटा डेटा के बारे में, मतलब उसके डेटा है, आपको पता है इस फाइल के अंदर हमारा डेटा है, बट डेटा के अंदर भी डेटा, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा इज व्हाट? डेटा के अंदर डेटा, किस चीज में कि आपका डेटा कैसे स्टोर्ड है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कितने फ्रेगमेंट से रेप्लिकेट्स मैनेज है, दिस इज वी कॉल डायरेक्टरी सिस्टम। मतलब देखो इन शॉर्ट में समझो, ये आपका डीबीएमएस है। अब इसमें क्या आपका डेटा स्टोर्ड है एक साइट में, ठीक है, तो इस सिस्टम को एक डायरेक्टरी चाहिए होगी। डायरेक्टरी क्या होगी? एक तरीके का कैटलॉग मान लो, एक तरीके का इंडेक्स होगा जहां पे मेटा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब मेटा डेटा मैंने बताया डेटा के अंदर डेटा, कि जो हमारा डेटा तो स्टोर्ड है हमें पता है, पर हम उस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, कहाँ पे वो डेटा स्टोर्ड है, कितनी एप्लीकेशन फॉर्म्स है, कितने फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, इन सब चीजों को हम डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। देखो अगर जैसे प्रोग्रामिंग करोगी होगी ना, तो वेब डेवलपमेंट करा होगा। वेब डेवलपमेंट सबसे पहली चीज सीखते हैं HTML। HTML के कोड में या किसी भी कोड में चले जाओ आप, उसमें एक चीज होती है मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है आपका किस में होता है? हेड वाले के अंदर होता है। मेटा डेटा में हम ये लिखते हैं कि भैया डिस्क्रिप्शन क्या है आपका, टाइटल क्या है, आपकी जो ये प्रोजेक्ट है क्या फाइंड आउट कर रहा है, जिससे हम SEO करा पाए। SEO मतलब अपनी चीज को रैंक करा पाए, तो सेम आपका ये है। क्लियर हो गया होगा? इतना डाउट नहीं, मतलब आपके हर एक सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टरी होती है जो बताती है, कैटलॉग ये होता है, आप उसको बोल सकते हो ये इंडेक्स है जो बताता है, मेटा डेटा रखता है कि आपका डेटा कैसे स्टोर्ड है, ठीक है, कहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कितने रेप्लिकेशंस फॉर्म है, कितने फ्रेगमेंट्स फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं अपना क्या? डायरेक्टरी सिस्टम। क्लियर? अब बात आती है फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आपके डायरेक्टरी सिस्टम के। फर्स्ट, डेटा लोकेशन मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ विच साइट कंटेन्स विच फ्रेगमेंट ऑफ द डेटाबेस, देखना कि कौन सी साइट में किस पार्ट का डेटा है, तभी तो मैनेज कर पाओगे कि अच्छा इस डेटाबेस में इस पार्ट का है, अच्छा इस डेटाबेस में इसका है। एक्सेस पाथ इंफॉर्मेशन गाइड्स क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन बाय प्रोवाइडिंग फास्टर रूट्स, गाइड करना कि क्वेरी कैसे प्रोसेस हो रही, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे, जिससे आप जल्दी रिजल्ट निकाल पाओ, जल्दी एक्सेस मिल पाए। ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट आपको पता है हेल्प करना। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर डोंट नीड टू नो वेयर द डेटा इज फिजिकली स्टोर, यूजर्स को पता नहीं चलना चाहिए आपका डेटा एग्जैक्टली कहाँ स्टोर है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स इज अनअवेयर ऑफ रेप्लिकेट, सिस्टम हैंडल इट, यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि आपके डेटा के रेप्लिकेशंस फॉर्म में सिस्टम हैंडल कर लेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस, इंश्योर्स करना अपडेट्स टू डुप्लीकेटेड डेटा आर सिंक्रोनाइज्ड, मेक श्योर करना कि आपकी जो डेटा है उसके अपडेट हो और आपके पास रिप्लिकेट डेटा भी हो जिसे आप सिंक्रोनाइज कर पाओ बाई चांस अगर सिस्टम क्रैश और फेलियर वाली चीज है। Improve query optimization, डायरेक्टरी हेल्प DBMS चूज एफिशिएंट पाथ्स टू रिट्रीव डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, डायरेक्टरी बताएगा डेटाबेस को कि आपका कौन सी बेस्ट क्वेरी है, कहाँ से आप अपने पाथ को जल्दी एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या थे? ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो डायरेक्टरी सिस्टम करते हैं। देखो आई होप आसान लग रही होंगे क्योंकि
हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम। कितने टाइप्स होते हैं डायरेक्टरी सिस्टम के? तो सबसे पहले जो हमारी डायरेक्टरी सिस्टम आती है वो है हमारी सेंट्रलाइज डायरेक्टरी। अभी फिर से पैन बदतमीजी देगा आई थिंक सो, बट ठीक है, प्लीज मैनेज इट। अ सिंगल सेंट्रल साइट मेंटेन्स द एंटायर डायरेक्टरी फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। वही वाली बात है कि आपके पास एक सिंगल सेंट्रल साइट है जहां पे कि आपका पूरा डेटा मैनेज हो रहा है। अदर साइट्स मस्ट कंटेन देयर सेंट्रल साइट टू लोकेट डेटा। बाकी की जो साइट्स है वो जो लोकली डेटा आ रहा है उसको मैनेज करिए, बट जो मेन डेटा आ रहा है वो आपके सेंटर पे आ रहा है। इस एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल इंप्लीमेंट करना, आप इजी टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ डायरेक्टरी, आप आसानी से उसको कंसिस्टेंट बना सकते हो। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सेंट्रल साइट्स गोज डाउन, डायरेक्टरी इज अनअवेलेबल। क्योंकि अगर बाई चांस सिस्टम फेलियर हो गया तो सेंट्रल पे होगा तो सारा का सारा डेटा चला जाएगा, सारी की सारी डायरेक्टरी चली जाएगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बॉटलनेक, सेंट्रल साइट बिकम्स ओवरलोडेड विद रिक्वेस्ट, बार बार बहुत सारी रिक्वेस्ट आई जा रही तो ये ओवरलोड हो जाएगा। लेस फॉल्ट टॉलरेंट, बहुत जल्दी इसमें फॉल्ट्स एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी। ईच साइट मेंटेन इट्स लोकल डायरेक्टरी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डेटा आइटम्स अक्रॉस द सिस्टम। हर एक साइट के पास अपनी अपनी डायरेक्टरी, तो आई थिंक ये बेटर है। डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्यादा आपके पास लोड नहीं होगा। एडवांटेज क्या है, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना है। हाई अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिड्यूसेस बॉटलनेक प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी है तो जितना डेटा है उतनी रिक्वेस्ट है, आने को आराम से मैनेज कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज क्या है, डायरेक्टरी अपडेट्स मस्ट बी प्रोपोगेटेड अक्रॉस साइट विच इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। जब अपडेशन होगा तो मेक श्योर सिंक्रोनाइज होना चाहिए जिससे कि डेटा हर जगह अपडेट हो पाए। ओवरहेड इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल डायरेक्टरीज, जब आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाली बात हो तो मेक श्योर हर जगह कंसिस्टेंट हो डेटा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी के आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। थर्ड आता है आपका ग्लोबल हायरार्की डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन एन हायरार्की मैनर। पता है आपको, ट्री लाइक, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री। हायर लेवल डायरेक्टरीज पॉइंट टू द लोअर लेवल डायरेक्टरीज अंटिल द एक्चुअल लोकेशन इज फाउंड। जो आपकी डायरेक्टरी एक तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, और जो हाई लेवल की डायरेक्टरी वो आपकी सबसे लोअर लेवल, मतलब जो सबसे हाई वाली है वो आपकी यहाँ पे पॉइंट आउट करनी चाहिए। मेक श्योर वो यहाँ पे पॉइंट आउट करे, अदर जब तक कि प्रॉपर एक्चुअल फाउंड नहीं हो जाए लोकेशन। एडवांटेजेस के एफिशिएंट है लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए, क्योंकि आप इसको ट्री में कर रहे हो। इजियर टू मैनेज, स्केलेबिलिटी, आप आसानी से उसको स्केलेबल बना सकते हो। बट डिसएडवांटेज हर किसी के होते हैं। इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टू ट्रैवर्स। अब बताओ ट्री लाइक बना रहे हो तो उसको ट्रैवर्स करना थोड़ा सा टफ है, मतलब पहले यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे। इफ हायर लेवल डायरेक्टरी फेल्स, लोअर लेवल्स में बी इनएक्सेसिबल। अगर ये वाली फेल हो गई तो आपको लगता है आप आगे चढ़ पाओगे? नहीं। तो माइट भी अगर हायर वाली फेल हो तो लोअर लेवल पर आप ना चढ़ पाओ। ठीक है, अवॉइड दीज बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स होते हैं डायरेक्टरी सिस्टम के। आई होप क्लियर हो गए होंगे क्योंकि बहुत नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ डायरेक्टरीज। फुल्ली रेप्लिकेटेड डायरेक्टरी, कॉपी ऑफ डायरेक्टरीज स्टोर्ड एट एवरी साइट। हमेशा बोलते हैं कि हर एक साइट पे उसका डेटा वाली रहनी चाहिए, बाई चांस अगर फेलियर हो तो आपके पास एक कॉपी है डेटा की। फास्ट एक्सेस होगा, हाई ओवरलोड फॉर कीपिंग ऑल कॉपीज कंसिस्टेंट। पार्शियली रेप्लिकेटेड डायरेक्टरी का क्या होगा, डायरेक्टरी आपकी रेप्लिकेटेड होगी कुछ ही साइट्स पे सेलेक्टेड, कि आपने बोला इन 4-5 साइट्स पे मेरा डेटा स्टोर कर दो रेप्लिकेट वाला, तो बैलेंस रहेगा परफॉर्मेंस एंड ओवरलोड में। नॉन रिपीटेड डायरेक्टरी क्या है, ईच डेटा आइटम डायरेक्टरी इज एंट्री स्टोर्ड ओनली वन साइट। मतलब ये मेरी डायरेक्टरी है, यही मेरा सब कुछ स्टोर्ड है, एक ही जगह स्टोर्ड है, अगर फेलियर हो तो हो जाने तो मिलेगा ही नहीं वापस। सिंपल है, बट लुकअप डिलीट्स में डायरेक्टरी साइट फार फ्रॉम द यूजर साइट। वही कि अगर अब जब आपको यूजर को एक्चुअली चाहिए होगा तो बहुत दूर हो जाएगी, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बताया गया कि जब आपके पास डायरेक्टरी होगी, जब आप उसका रेप्लिकेट डेटा रखोगे, पार्शियली रखोगे या नॉन बिल्कुल भी नहीं रखोगे, तो उसमें क्या क्या कॉजेस जनरेट होंगे, क्या क्या एरर्स आएंगे, वो वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। आई होप क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड बैंकिंग सिस्टम है, एक की ब्रांच दिल्ली में है, एक की ब्रांच मुंबई है, एक की बेंगलोर में है। दिल्ली वाली ब्रांच स्टोर करती कस्टमर का डेटा नॉर्थन रीजन में, ब्रांच जो बी मुंबई में वो स्टोर करती डेटा वेस्टर्न रीजन का, और जो ब्रांच सी बेंगलोर में वो ट्रांजेक्शन स्टोर करती है। अभी डायरेक्टरी सिस्टम मेंटेन हो, कस्टमर के रिकॉर्ड्स ब्रांच ए में होने वाले हैं आपके, अब जो आपके लोन के रिकॉर्ड्स होने वाले हैं आपके ब्रांच बी में होने वाले हैं, और जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के होंगे ब्रांच सी, क्योंकि आपने उसको डिवाइड कर दिया।
अब जब यूजर बैंगलोर क्वेरीज के लिए कस्टमर रिकॉर्ड्स करेगा तो सिस्टम को पहले कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दिल्ली में वो ब्रांच कहाँ पे है, क्योंकि दिल्ली में तो कस्टमर का डेटा है। अगर किसी कस्टमर को ट्रांजेक्शन वाला डेटा देखना है तो वो सबसे पहले ये देखेगी बैंक कि भैया ये हमारे बैंक में है भी या नहीं है। तो सबसे पहले वो कस्टमर वाले डेटा पे जाएगी, कहाँ पे है, जो कि आपके डेटा ब्रांच ए में मिलेगा। क्लियर? अब इसके एडवांटेजेस देख लो। प्रोवाइड्स लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, बहुत बार बता चुकी, क्लियर होगा। इंप्रूव करना क्वेरी परफॉर्मेंस बाय डायरेक्टिंग टू करेक्ट साइट, सपोज डेटा रेप्लिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, इंक्रीज सिस्टम स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी। आई होप बहुत इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में है तो क्लियर हो जाएगा। अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, विच इज डिसएडवांटेजेस बताओगे आप मुझे कमेंट्स में कि दीदी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं डायरेक्टिव सिस्टम के, क्योंकि इतना पूरे यूनिट खत्म हो गए, मैं हर चीज की बताई जा रही हूँ, मैं इतनी बार आपको आंसर दे रही हूँ कि सब कुछ आपका क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्या है? सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ या ना बताओ, बट दिस इज होमवर्क, डिसएडवांटेजेस आप करोगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बट एक शॉर्ट सी अपडेट देनी है, विच इज फर्स्ट एंड थर्ड ईयर के AQ के सब्जेक्ट्स में हमारे पास अवेलेबल है, विच इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्विंग इन जोमेटिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स, बंडल डील्स वी आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, cyber security, applied thermodynamics, Python programming, network analysis synthesis, technical communication, data structure, manufacturing process, fundamentals of electronics engineering, even और भी subjects आ रहे हैं जो AQ के subjects हैं, and ये नहीं, even 5th semester के भी AQ subjects available है, which is geotechnical engineering, structure analysis, quantity estimation, construction management, concrete technology, constitution of India, essence of Indian traditional knowledge, heat and mass transfer, machine design, bundle deals are also there, power system, engineering, hydrology, database management system, modern construction materials, and even और भी subjects आ रहे हैं आप लोगों के। साथ के साथ कुछ हमारे पास 7 सेमेस्टर्स के भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, which is renewable energy and resources, advanced structure analysis, project management, soil and water conservation, and even और भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के आ रहे हैं। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो यूनिट 4 एंड हुई है अच्छे से समझ में आए होंगे। ये मत सोचना दीदी ने बहुत जल्दी जल्दी बस उड़ा दिया, देखो बहुत नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, आप वो खुद रीड करके कर लोगे, बिकॉज यू आर अ फिफ्थ सेमेस्टर, बेसिकली आप 3rd ईयर स्टूडेंट हो, तो इतना सबको आता है। ठीक है, एक होमवर्क है जो आपको करना ही करना है भैया, मुझे नहीं पता, लिमिटेशंस करोगे करोगे, इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस आपको डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपका डेटा स्टोरेज है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज है सिस्टम जो भी है उसकी लिमिटेशंस बतानी है। और जो मैंने आपको बोला था कि कॉन्कुरेंसी जो कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंट आपका डेडलॉक है, तो मेक श्योर कॉन्कुरेंसी और डेडलॉक वाला टॉपिक तो यूनिट 4 में से छोड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका सीरियलाइजेबिलिटी। ये जो टॉपिक्स है ना, गलती से भी छोड़ के मत चले जाना, बिल्कुल भी। बाय चांस आप एक बार को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस छोड़ दो, बट दीज टॉपिक्स नेवर। ठीक है, तो यही था हमारा लेक्चर। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे, सारे के सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। बट अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। मैं यही बोलूँगी पहले 1-2 बार वीडियो को खुद देखो, दोबारा देखो। एक बार में चीज क्लियर नहीं होती तो 2-2, 3-3 बार देखो, पर जब लगे कि नहीं अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो दीदी बस दिमाग से ऊपर उड़ गया, अब कुछ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली उस चीज का आंसर करूंगी। ठीक है, तो यही थी, बहुत छोटा सा लेक्चर था हमारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।